हारून साहब, एक क्विक ओवरव्यू हो जाए, क्या कोई नई चीज वो ऑफर कर रही हैं हमारी सियासी पार्टियां, या वही पुरानी तनख्वाह पे आवाम का गुजारा करवाएंगी? अगर आपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना है तो उसके अंदर आपको दो चार बड़ी मेजर चीजें करनी पड़ेंगी। आपका एक प्रोविंस जो है उसकी आबादी 60% है, कभी भी किसी छोटे सूबे से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली exactly. तो जो पंजाबी चाहेंगे वो क्यों, वो तो हमेशा पंजाब का आएगा प्राइम मिनिस्टर। तो छोटे सूबे कभी भी ये नहीं माने। तो कई ममालिक है, यूरोप के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, कि हमारी डिविजन बड़ी हैं उनसे, पंजाब में स्पेशली। माई पॉइंट इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम डे वन। नंबर वन ये है कि आपको एक नया इदारा बनाना पड़ेगा जो कि एफिशिएंट और प्रोफेशनल हो, टैक्स पेयर्स को इज्जत के साथ डील करे। ये फेसलेस होना पड़ेगा आपके टैक्स मैन को। जो बिजनेस, जो फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने सर्वे किया काफी सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स का, और कहा जी इमरान खान साहब बेहतर है कंपेयर टू नवाज शरीफ। शब्बर जैदी साहब क्योंकि चेयरमैन रह चुके हैं एफबीआर के, और क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर से, तो दो चीजें उनके हक में जाती हैं। एक तो ये कि क्योंकि वो अंदर एफबीआर के बंदे नहीं हैं और आउटसाइडर हैं, तो उनकी बात सुनी जाती है सीरियसली। दूसरा इशू ये है कि आपके जितने भी स्टेटिस्टिक्स वगैरह जो हैं वो उन्होंने, जैसे पटवारियों ने नहीं छुपाए होते थे एक समय, एफबीआर के कहीं पे कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है पब्लिकली अवेलेबल। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान के साथ इस हफ्ते की एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब आपके सामने मौजूद हैं। और आज भी हम पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की पॉलिसी, जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं उनका भी जिक्र करेंगे। तो वेलकम हारून साहब, थैंक यू फॉर द टाइम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ज़रा आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये ब्लूमबर्ग जो है आलमी पब्लिकेशन, इसने यके बाद दीगरे दो आर्टिकल्स छापे हैं। एक आर्टिकल उन्होंने पहला छापा, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मईशत के लिए बेहतर है कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, उसके चंद ही रोज के बाद उन्होंने एक और आर्टिकल छापा, उन्होंने कहा जी जो बिजनेस, जो फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं, उनका कहना है कि इमरान खान जो हैं वो थोड़ा बेहतर हैं। उन्होंने सर्वे किया काफी सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स का, और उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब बेहतर है कंपेयर टू नवाज शरीफ और अदर पार्टीज। अब ये कहने को तो बजाहिर मुतजाद चीज लगती है, लेकिन इन दोनों को जरा एनालाइज कीजिए और नाजरीन को ये बताइए कि चूंकि अब मुल्क में इलेक्शंस में तकरीबन एक हफ्ता रह गया है, एक हफ्ते के बाद एक नई हुकूमत आएगी मार्ज वजूद में, और उसका सबसे बड़ा चैलेंज ही माशी बहाली है। तो इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है इन दोनों रिपोर्ट्स के बारे में, और आपकी राय क्या है, प्रोफेशनल भी और जाती भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि दोनों अपोजिंग व्यूज हैं सर्वेस के। पहला वाला जो है वो उन्होंने मिजरी इंडेक्स कोई डिफाइन किया है कि जी लोग जी। कितने मिजरेबल थे डिफरेंट टेन्योर्स में, पीपीपी के, पीएमएलएन के और पीटीआई के। और उसका रिजल्ट ये आया है कि जो लीस्ट मिजरी थी वो मुस्लिम लीग नून के दौर में थी 14.5%, फिर पीटीआई के दौर में 16.1%, और पीपीपी के दौर में सबसे ज्यादा 17.2%। तो ये नहीं हमें बताया कि वो सर्वे का एग्जैक्ट सवाल क्या थे और साइज वगैरह भी नहीं बताया। बहरहाल इसमें अगर आप इसको एनालाइज करें तो इट मेक सेंस कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ दरमियान में 16.1% मिजरी इंडेक्स है, यानी कि इंडेक्स जितना कम हो उतनी कम मिजरी है। ये दरमियान में 16% के ऊपर है। और वजह ऑब्वियसली ये है कि एक तो उनको कोविड उनके दरमियान आ गया, उसके बाद कोविड के बाद सारी दुनिया के अंदर एक महंगाई की लहर आई। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई, पूरी दुनिया में आई। तो जाहिर है जब महंगाई महंगाई शुरू हुई, वो उन दिनों में आपको याद है तीन तीन साल पहले वो पहली दफा डबल डिजिट्स में इन्फ्लेशन चली गई थी पाकिस्तान में। और फिर वो होते होते वो 15-16% तक चली गई इनकी गवर्नमेंट एंड होने तक। तो जाहिर है उस वक्त मिजरी लोगों की जो थी उनकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इस गवर्नमेंट ने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है। उसको आप कंपेयर करें मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत 2013 से 18 तक की थी, उसमें कंट्रोल थी महंगाई आपकी, वो 5% के 5-6% के करीब थी। आपके इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो अंडर कंट्रोल थे। और आपने सीपैक जो था वो साइन किया हुआ था, तो डॉलर
बेतहाशा आ रहे थे, रुपी को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ था एक मैनेजेबल सतह के ऊपर। जब तक डार साहब थे तो वो 110 से नीचे था, और फिर ये मिफ्ता इस्माइल और शायद खाकान आए तो वो भी तकरीबन 120-25 के करीब मेरे ख्याल से था। तो जाहिर है उस दौर के अंदर लोग जो थे वो कंफर्टेबल थे, क्योंकि मेनली महंगाई जो थी वो कम थी। अब पीटीआई के दौर में महंगाई ज्यादा हुई, इसलिए मिजरी इंडेक्स ज्यादा हो गया। जहां तक पीपल्स पार्टी का सवाल है, तो वो तो उनकी तो हिस्ट्री है ना, वो जब भी उनकी गवर्नमेंट आई है तो इट इज फॉलोड बाय मैसिव इन्फ्लेशन, मिसमैनेजमेंट, करप्शन। आई कैनॉट थिंक ऑफ any time when People's Party was in the government और वहां पे कोई बेहतरी है मईशत के अंदर, तो वो भी अंडरस्टैंडेबल है। तो ये वाला सर्वे तो समझ में आता है। तो अब दूसरे वाले की भी बात कर लें। हाँ जी बिल्कुल, जरा कीजिए उसको भी तो कंपैरेटिव एक दूसरे वाला वो जो आपने बताया कि प्रोफेशनल से किया, तो मैं बड़े हैरान हुआ कि 12-14 प्रोफेशनल से ही सिर्फ पूछा है। जी। तो एक तो ये बड़ा बड़ा एक छोटा साइज था इस सर्वे का। और वो इकोनॉमिस्ट ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अंदर ये आया है। हाँ तो आई एम नॉट श्योर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या इसको ज्यादा कोई मीडिया कवरेज मिल गई है। बहरहाल उन्होंने कहा है जी कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो कौन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चांस है इकोनॉमिक रिकवरी करने का। तो इमरान खान साहब को 44 नंबर मिले हैं, नवाज शरीफ साहब को 37 मिले हैं, और बिलावल भुट्टो को 22 और जहांगीर तरीन को 20। तो तो आई थिंक ये एक तो सर्वे बहुत लिमिटेड सा सर्वे है। एंड जाहिर है अगर आज के वक्त में आप करेंगे तो जो वो 13 महीने की गवर्नमेंट या 16 महीने की जितनी भी थी वो गवर्नमेंट पिछली कोalition पीडीएम की, लोग उसके साथ रिलेट करते हैं। तो उसके अंदर तो महंगाई जो है उसमें कमर तोड़ महंगाई हो गई, उसमें हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ हम गए हैं, उसमें आईएमएफ के साथ जो प्रॉब्लम्स हुए, उसमें रुपी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो जाहिर है उसको पर्सपेक्टिव में रखते हुए, और फिर कुछ हमदर्दियां भी हैं वो जो आजकल ये हो रहा है एंटी पीटीआई एक सजा बनी हुई है, तो उसको जहन में रखते हुए प्रॉब्ली इट्स अंडरस्टैंडेबल कि इमरान खान साहब को ज्यादा नंबर मिले हैं। फिर नवाज शरीफ साहब जनरली जब भी आते हैं तो वो एक जनरल परसेप्शन कम से कम ये है कि वो इकॉनमी को समवॉट स्टीयर कर लेते हैं सही डायरेक्शन के अंदर। तो इट मेक सेंस। और वो फिर बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी एज आई जस्ट सेड, तो हार्डली एनी टाइम जब भी ये गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हुई है। तो आई थिंक इट मेक सेंस। ठीक, इट मेक सेंस। तो ये बताइए हारून साहब के मुझे एक क्विक इसके बाद, चूंकि हम अब ये टॉपिक को जरा कवर ही कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब की ये एक रेपुटेशन तो बनी हुई है, लेकिन जो पिछला दौर था उनका 2013 से 18 वाला पीएमएलएन का, उसमें ये कहा जाता है कि जी बहुत ज्यादा करेंसी की जो कीमत को आर्टिफिशियली दबा के रखा हुआ था, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का भी मसला वहीं से स्टार्ट हुआ। तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपके ख्याल से वो उसको उन पॉलिसीज को रिवाइज करेंगे इस बार, या वही वाला काम करेंगे जो पहले कर चुके हैं? देखिए हमने इसके ऊपर पहले बात भी की है। अगर आप जी चाहते हैं तो हम कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्राम इसके ऊपर कर लेते हैं, और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये जो डिफरेंट हमारे व्यू पॉइंट्स हैं रुपी की वैल्यूएशन के, वो क्या अपोजिंग पॉइंट्स हैं क्या, और वो क्यों। मेरे ख्याल से वो एक मिसकम्युनिकेशन है। ये एक दूसरे को जी। ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली इकोनॉमिस्ट जो हैं वो फिंगर पॉइंटिंग हाँ, डार साहब के ऊपर शुरू कर देते हैं। मतलब इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू। ऐसी मैं नहीं समझता कोई बात है। आई मीन ही इज अ प्रूवन प्रोफेशनल। तो मैं समझता हूँ कि ये मिसकम्युनिकेशन है, उनको ये समझ नहीं आती कि डार साहब क्या करना चाह रहे थे। बहरहाल देखें, ऑफ कोर्स उस वक्त सीपेक का दौर दारा था, और उसके अंदर डॉलर शॉलर आ रहे थे, और रिजर्व्स आपके ठीक ठाक थे, आईएमएफ को आपने ऑन बोर्ड ले लिया हुआ था। तो रुपी को सम वॉट कंट्रोल करना हम अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन आई थिंक ये मेन बात नहीं है। मेन बात ये है कि देखें, वो 5 साल की गवर्नमेंट थी, 2013 में आए, 2018 तक वो गवर्नमेंट रहनी थी, और मियां साहब ने जो प्लानिंग की थी वो सीपेक लाने की ये थी कि उसके फर्स्ट फेज में तो ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स वगैरह होने थे, बिजली जो लोड शेडिंग थी उसको कंट्रोल करना था। लेकिन फोकस जो था वो पार्ट 2 पे था।
और पार्ट 2 ये था कि ये पहले फेज में आप इन्वेस्टमेंट कर दें, लोन लेके आप पैसे पूसे लगा दें, लेकिन जो उसकी इनकम आनी थी वो सेकंड फेज में आनी थी। राइट इसमें राइट आपको जो है वो ये जो उनकी इंडस्ट्री थी चाइना की, उसने यहाँ पे शिफ्ट होना था। यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, चाइनीज इंडस्ट्री आनी थी, एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़नी शुरू होनी थी। फिर एक जो ट्रांसपोर्ट शुरू होनी थी चाइना से गवादर तक, और फ्रॉम गवादर से चाइना तक, और इंटरनेशनल राउट्स और हम होप कर रहे थे कि सेंट्रल एशिया के खुलेंगे। और परहैप्स वन डे, आपको पता है कि मियाँ साहब जो है ना इस बात की बहुत प्रोपोनेंट है कि इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। तो वो उसका हमें बहुत बेनिफिट वैसे ही होना था, क्योंकि जितनी भी ट्रैवल होनी थी उसके ऊपर हमें उसके एवज हमें डॉलर मिलने थे, पैसे मिलने थे उसके। सो ये सारा कुछ जो था ना, उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी इनकम आनी थी सेकंड फेज में। लेकिन वो सेकंड फेज आने से पहले वो धरना शरना हो गया, उसके बाद मियाँ साहब की गवर्नमेंट खत्म हो गई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मैं समझता हूँ क्योंकि वो प्लान पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये एक अगेन ये मिसकंसेप्शन है। अच्छा जी, अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। और चूंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है, पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ी ताखीर से अपने मैनिफेस्टोज भी जारी कर दिए हैं। शुक्र है कि कर दिए हैं, पीएमएलएन ने भी, पीपीपी ने भी, पीटीआई ने भी। हारून साहब, एक क्विक ओवरव्यू हो जाए उनके चीदा चीदा नुकात का, कि कौन सी, कि क्या कोई नई चीज वो ऑफर कर रही हैं हमारी सियासी पार्टियां, या वही पुरानी तनख्वाह पे अवाम का गुजारा करवाएंगी? इंटरेस्टिंग आपने बात की है। फ्रैंकली वो पढ़ के तो यही लगता है कि ये कभी पहले पढ़ा वही, हुआ है ये। जी जी, तो बिल्कुल। अब क्विकली, अब उसमें बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं, मैं कुछ, क्योंकि फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, तो मैं चंद चीजें आपसे मेंशन करता हूँ। पीपल्स पार्टी जो है उसमें तो मतलब सारे गिव अवेज हैं। तो 300 यूनिट फ्री करेंगे, 30 लाख लो इनकम होम्स बनाएंगे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बढ़ा देंगे, अच्छी बात है। स्टूडेंट कार्ड हम्म देंगे, किसान कार्ड देंगे, ये देंगे वो देंगे फलाना, और ये नहीं बताया कि कहाँ से देंगे। हम्म तो ये तो एक कंप्लीटली मुझे बिल्कुल। लगता है कि पॉलिटिकल काइंड ऑफ नारेबाजी है। इट्स गॉट एब्सोल्युटली हम्म नथिंग। मूविंग राइट। ऑन, पीएमएलएन जो है उसमें इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर कम से कम काम हुआ है। Right? अब वो प्रैक्टिकल है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन इस पे सोच विचार थोड़ी बहुत तो जरूर हुई है। एग्रीकल्चर को उन्होंने बड़ा फोकस किया है, उसके अंदर प्रीटी मच जो टिपिकल चीजें हैं वो फार्म टू मार्केट रोड्स टाइप, ये सारी चीजें, और लोन दे देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, इस टाइप की चीजें हैं। बट उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की बात की है। एंड लैंड रिफॉर्म्स, अब ये नहीं उन्होंने बताया कि वो कैसे करेंगे। एंड सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, और especially when you've got all the big land owners sitting in your parliament, तो ये कैसे करेंगे, ये इसके बारे में कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ये कर सके तो बड़ी बात है। अगेन विद अ रोड मैप, जो मैनिफेस्टो में तो खैर वो नहीं दिया जा सकता, लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी रोड मैप दैट पीएमएलएन हैज फॉर लैंड रिफॉर्म्स। नो, नन। इंटरेस्टिंगली उन्होंने लोकल गवर्नमेंट की बात की है कि वो लोकल गवर्नमेंट को रिवाइव करेंगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नून तो नहीं करती लोकल गवर्नमेंट। उनको आदत पड़ी है वो जनरल जयाउल्लाह की लोकल गवर्नमेंट की, और उसी तरह की वो नलके नालियां और टूटियां शूटियां, वो उस टाइप की लोकल गवर्नमेंट आनी है। जिस लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, मीनिंगफुल लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जिसकी कंप्लीट डिवॉल्व करके उनको पावर दी जाए, यानी कि पुलिस उनके हवाले की जाए, और फाइनेंस टैक्स लगाने की जो एबिलिटी है वो उनको दी जाए। जब तक ये दो चीजें नहीं होती, लोकल गवर्नमेंट जो है वो वही ऐसे ही रहेगा। इनको एक इम्प्रेशन देने के लिए कि हाँ जी हमने लोकल गवर्नमेंट कर दी, तो मैं नहीं समझता कि वो इस मूड में है कि ये इतनी वो पावर देंगे लोकल गवर्नमेंट को। क्योंकि देखें ना, वो देंगे, एक तो अपनी पावर उनकी डिवॉल्व होगी जो कि वो नहीं छोड़ना चाहते पीएमएलएन, और दूसरा ये है कि फिर जब आप नीचे पावर डिवॉल्व करेंगे तो लीडरशिप आपकी पैदा होगी। तो अब देखें बिल्कुल। ना, लीडरशिप पैदा होगी तो फिर फैमिली का क्या होगा। अच्छा, मूविंग ऑन,
सो अगेन टॉपिक लंबा है। पीटीआई का वो 170 के करीब पेजेस का डॉक्यूमेंट है, वो तो मैं तो अभी तक पढ़ रहा हूँ। तो बहरहाल उसमें जो आपने कहा कि सीधा सीधा चीज है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की है, यदि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट होगा बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा, वो यानी कि ये कहने की बजाय कि जी हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट होगा, तो मैं आपको पता है, आपने और मैंने इस पर डिस्कशन भी की है, मैंने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि जनाबे वाला पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं आ सकता। अगर आपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना है तो उसके अंदर आपको दो चार बड़ी मेजर चीजें करनी पड़ेंगी। वजह यह है कि अगर आपका एक प्रोविंस जो है उसकी आबादी 60% है, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा, तो कभी भी किसी छोटे सूबे से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। सारी बातें तो पंजाब में है, तो वो जो पंजाबी चाहेंगे वो क्यों, वो तो हमेशा पंजाब का आएगा प्राइम मिनिस्टर। तो छोटे सूबे कभी भी ये नहीं मानेंगे। और ये आप समझे कि ये दिस इज समथिंग, एक फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान की, कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, ये उनमें से एक है कि हम बड़े सूबे में बैठ के तो ये बात कर देते हैं कि ये तो आपको पता लगेगा जब वो शोर मचाएंगे। और अगर आपने इस किस्म की बात करनी है तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोकल गवर्नमेंट मीनिंगफुल बना दें और पावर नीचे डिसॉल्व कर दें, डिवॉल्व कर दें, और सूबे ज्यादा बना दें, बल्कि आपको पता है मैं तो यहां तक कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट्स को सूबे बना दें, सही। सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये आपकी छोटी छोटी जो है, वो कोई कहता है जी मुझे फलाना बना दो, मुझे मुझे उधर आजादी दे दो, ये सब खत्म हो जाएगा अगर आपने ये सूबों तक डिवॉल्व कर दिया। क्योंकि एक ऑप्शन ये भी, तो पहली बात समझने की है कि अगर आप नए सूबे बनाएंगे, वो पंजाब की जो है हेजेमनी वो कम होगी। राइट आप पावर नीचे लोकल गवर्नमेंट पे डिवॉल्व करेंगे तो लोगों के हकूक उनको मिलेंगे, राइट। राइट उस राइट। एनवायरनमेंट में यस, आप शायद इस किस्म का ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम या डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कर सकें, राइट। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये है कि जब आप इलेक्शन में वोट डालने जाएं तो वहां पे लिखा हो कि जी वोट आप फलाने बंदे को, इमरान खान को डाल रहे हैं, नवाज शरीफ को डाल रहे हैं, या बिलावल भुट्टो को डाल रहे हैं, बस ये थी, ये है इसका मतलब। और राइट राइट राइट। फाइनली मैं इसलिए कहता हूं कि ये लोकल गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट्स को ही सूबे बना दें। इसलिए कहता हूं कि जब बनेंगे, एक ये है ख्याल के डिविजन्स को सूबे बना दें, 30 या 35 सूबे बना दें। तो मैं ये कहता हूं कि वो डिविजन्स भी अब इतनी इतनी बड़ी हो गई हुई हैं कि जब आप डिवीजन बनाएंगे तब भी नीचे तक लोगों की दहलीज तक नहीं पहुंचेगी पावर। दुनिया के कई मुल्कों के बराबर है हमारी डिविजन्स, हारून साहब। ठीक। मतलब आप अगर उनकी आबादी देखें हम्म। और साइज रकबा देखें, या तो कई ममालिक हैं, यूरोप के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, कि हमारी डिविजन्स बड़ी हैं उनसे, पंजाब में स्पेशली। जी। वो आप देखना, स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क जो हैं, मतलब जो कि हाँ। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दे आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसके करेक्ट कैंटोन्स हैं वो, मेरे ख्याल से 50-60 कैंटोन है, छोटा सा मुल्क है, आबादी जो है वो मेरे ख्याल से लाहौर से भी कम है, करेक्ट। कराची से तो बहुत कम है। तो मतलब 60 सूबे हैं उनके, अंदाजा लगाएं। तो जी जी। सो बहरहाल मैं नहीं समझता कि ये प्रैक्टिकल है जो उनके मैनिफेस्टो में प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली। राइट राइट। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी हमने पॉइंट कवर कर लिया। ज्यादा ये एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर भी आपने देखा, बड़ी टूइंग एंड फ्रोइंग रिपोर्टिंग उसके ऊपर हो रही है। और शब्बर रिजवी साहब जो हैं वो भी धड़ाधड़ उसके ऊपर अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं। जरा उसका भी जायजा लीजिए। और थोड़ा आप, लेट्स गो बैक टू योर फेवरेट टॉपिक। देखें ना, हम प्रोग्राम कंक्लूड ही नहीं कर सकते अगर एफबीआर की बात ना हो आज। जी। अब ये देखिए, तीसरा हमारा कंटिन्यूस प्रोग्राम है जिसमें हमने एफबीआर के बारे में बात की। अब वो इशू ये है कि शब्बर जैदी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा जी कि ये जो रिफॉर्म है हम्म। एफबीआर के जो प्रपोज हुए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के, वो उससे कम्प्लीटली एग्री करते हैं। मैंने जब सुना तो मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं। तो राइट। फिर मैंने थोड़ा सोचा, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए, एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक आइडिया फ्लोट किया था कि जी ये इस तरह से नहीं चल सकती और इसकी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। हम भी बड़े खुश हुए थे, मैं बार बार कहता हूँ। उसके बाद जब वो पता लगा प्लान क्या है, तो मैंने कहा यार ये कि इनको तो पता ही नहीं कि ये इशू क्या है। अच्छा,
वो उसके ऊपर क्या हुआ रजा साहब के, वो कैबिनेट में पहली गई तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने उसको अपोज कर दिया कि जी ये आप तो कर ही नहीं सकते, हमसे तो आपने पूछा ही नहीं है, आप तो केयर टेकर हैं। उसके बाद एफबीआर के एम्प्लॉयज ने हड़ताल कर दी कि जी ये क्या कर रहे हैं। खैर उन्होंने तो अपने अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से की थी। राइट। इलेक्शन कमीशन ने भी इसको डिसअप्रूव कर दिया कि जी आप नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। जब ये हुआ तो फिर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये वो तो ईगोज का मसला पड़ गया कि जनाब इनकी क्या जरूरत, और ये तो हम तो SIFC के अंडर बैठे हुए हैं और फलाना फलाना। बहरहाल वो उन्होंने अपनी जो है मसल्स यूज किए और कैबिनेट ने जनाब इसको अप्रूव कर दिया। यस। यस। और अप्रूव करके अब अपेरेंटली ये होगा कि इसका एक ऑर्डिनेंस निकलेगा इस प्लान का कि 90 दिन के लिए ये रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जाएगी, विद द होप कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी इसको वो पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव करा लेगी। अच्छा जी, चलें, वेरी गुड। अब जरा देखते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा, फिर जी फाइनेंस मिनिस्टर ने आके कहा कि जी वो IMF की रिक्वायरमेंट है जी कि इसको करें। IMF ने अगले दिन स्टेटमेंट दे दी कि जी हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। दुनिया यस। के डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट तरीके के हैं जो टैक्स कलेक्शन एजेंसीज, तो हमने कोई नहीं आपको कहा। सो वो फाइनेंस मिनिस्टर का वहां पे भी न्यूट्रलाइज हो गया स्टैंड। अच्छा, अब इशू ये है रजा कि शब्बर जैदी साहब वो क्योंकि चेयरमैन रह चुके हैं FBR के, और क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर से थे, तो दो चीजें उनके हक में जाती हैं। एक तो ये कि क्योंकि वो अंदर FBR के बंदे नहीं है और आउटसाइडर हैं, तो उनकी बात सुनी जाती है सीरियसली। क्योंकि अगर FBR का बंदा आके FBR की हिमायत करेगा या उसकी तो मुखालफत करेगा तो लोग उसको बिलीव नहीं करेंगे। दूसरा इशू ये है कि FBR के जितने भी स्टेटिस्टिक्स वगैरह जो हैं वो उन्होंने, वो जैसे पटवारियों ने नहीं छुपाए होते थे एक जमाने में, सही है। इस तरह FBR के कहीं पे कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है पब्लिकली अवेलेबल। तो शब्बर जैदी साहब को ये एडवांटेज मिला कि जब वो चेयरमैन बने तो उनको वो स्टैट्स मिल गए, राइट। जिसकी बेसिस पे वो वन लाइनर जो है ना, वो दिन दहाड़े इधर उधर जब जहां उनका मौका मिलता है वो वन लाइनर्स पाकिस्तान किस तरह से ठीक करना है वो देते रहते। अब ये स्ट्रक्चर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर मैं इसको सिंपल करके आपको बताऊं तो वो ये है कि जी एक फेडरल पॉलिसी बोर्ड बनेगा हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। उसके साथ एक वैल्यूएशन बोर्ड बनेगा हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद FBR जो है उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक IRS यानी कि टैक्स इकट्ठा करने वाला इदारा, और दूसरा कस्टम्स का। इनको सेपरेट कर दें। कस्टम्स का काम ये होगा कि जी वो ये स्मगलिंग वगैरह और ये काउंटरफीट, जाली रुपया वगैरह, वो इस टाइप की चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, उसको स्टॉप करने। फिर ना, ये अच्छी बात है, इस स्टेप से तो हम भी एग्री करते हैं। उसके बाद जनाब उसके नीचे ओवरसाइट बोर्ड्स बनेंगे। ये अब जो दो नए बनेंगे इनके ओवरसाइट बोर्ड्स बनेंगे, जो कि डायरेक्टर जनरल्स और एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स, और वो जो हमने कई दफा बात की है कि जी वो ब्यूरोक्रेसी की नौकरियां जो है ना उसकी भरमार हो जाएगी। तो अब बिल्कुल। ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता, एंड यू कैन इमेजिन कि ये कितनी बड़ी ऑलरेडी एक इतनी ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी है, तो इसके और कितनी ब्लोट हो जाएगी ब्यूरोक्रेसी। और वेरी ट्रू। ये तरीकाकार जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसमें कोई सेंसिबल बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपने इतने ज्यादा बोर्ड्स बना दिए हैं, इतनी हायरार्किकल आपने वो उसकी तहें बना दी हैं कि इसके अंदर कोई कोई एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। राइट। तो राइट। मेरी समझ से बाहर है कि शब्बर जैदी साहब क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि अच्छी बात है कस्टमर IRS ब्रेकअप होने के, हम भी यही कहते हैं। और वो कहते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा हुआ है कि पॉलिसी जो है वो सेपरेट हो गई है FBR से। तो वो हाँ। पहले, अरे भाई पॉलिसी तो पार्लियामेंट बनाती है। या। तो क्योंकि FBR जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसके नीचे FBR आता है, और एक रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, दोनों पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो कभी भी ऐसा नहीं था कि पॉलिसी जो है वो सिर्फ FBR बना रहा था। हम्म। तो ये एक नया बोर्ड बना के क्या अचीव करें, जितना इनएफिशिएंट वो तरीका था उतना ही इनएफिशिएंट ये भी है। इसमें करेक्ट। क्या मेरी समझ से बाहर है कि क्यों ये कह रहे हैं कि डिफरेंट। अच्छा, फिर आगे आप सुने। एक तो ज्यादा इसको ब्यूरोक्रेसी होगी, दूसरा पॉलिसी पार्लियामेंट का काम है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये है कि शब्बर जैदी साहब इज द वन
यार मैं तो कब से कह रहा हूँ, लेकिन ये शबरदस्ती साहब इस दौरान जो जो कहते हैं कि जी 23,000 बंदे थे और मैंने कहा था 18,000 को घर भेज दो और घर पे तनख्वाह पहुंच जाएगी एफबीआर की, हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल। करप्शन करते, ठीक है। तो एक तरफ वो पिछले 3 साल से, जब से एफबीआर छोड़ा है उन्होंने, ये बात कर रहे हैं, आज वो आके तो ब्यूरोक्रेसी को एक्सपैंड करने की बात शुरू कर रहे हैं, अगेन कंप्लीट यू टर्न। तो बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बताऊं कि एक इन्होंने स्टैंस लिया हुआ था कि जी 5,000 रुपए का नोट खत्म करें। हम लोग कहते थे यार ये कैसी बात कर रहे हैं, 5,000 रुपए का नोट, कि जी 5,000 रुपए का नोट खत्म हो जाएगा तो करप्शन खत्म हो जाएगी। आई नो। भाई बिल्कुल। 5,000 का नोट खत्म कर देंगे तो जिसने करप्शन करनी है वो किसी और तरीके से कर लेगा, या किसी ने ब्लैक पैसा रखना है तो वो गोल्ड में लगा देगा, वो कुछ और, कोई जमीन ले लेगा, वो और बड़े तरीके हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि आपकी बड़ी बड़ी ये मार्केटें जो है, इसके अंदर तो पर्ची के ऊपर काम होता है, वो 5,000 की तजियां लेके नहीं लोग जाते। तो कंप्लीटली कुछ समझ नहीं आई, किसी को समझ नहीं आई कि ये 5,000 का नोट क्यों खत्म करना चाहते। अब क्या किया जी, स्टेट बैंक ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। उन्होंने कहा जी हम नए सारे नोट्स नए दोबारा से छापेंगे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। यानी कि किसी के पास अगर ब्लैक का पैसा है तो उसको स्टेट बैंक के पास जाके कन्वर्ट कराना पड़ेगा और उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम्म। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, 5,000 का नोट तो खत्म नहीं करना पड़ा। तो अब शबरजादी साहब कहते हैं जी मैंने तो यही कहा था, ये तो 19-20 का फर्क है। अरे भाई 19-20 का फर्क नहीं है, कि ये 10 और 20 का फर्क है। आप कुछ कह रहे थे, तो अगेन यहाँ पे भी वो यू टर्न ले लिया। तो मतलब मैं यू नो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि शबरजादी साहब इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और मेरी बात का जवाब दें कि जनाब 300 कंपनियां आपकी जो हैं वो 75% टैक्स देती हैं आपका, उनको वही करेक्ट। एफबीआर डील कर रही है जो डील करती है उन लोगों से जो कि टैक्स नॉन फाइलर हैं, जो कि टैक्स ही नहीं देते। सही। तो क्या उनको बेहतर सर्विस नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह मिलनी। 90% से ज्यादा आपका जो है जो टैक्स वो विदहोल्डिंग टैक्स में इकट्ठा होता है, यानी कि हाँ। एट सोर्स कट जाता है। तो इसके बारे में आप क्यों नहीं, मतलब क्यों आपको इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जिसको आप कह रहे हैं कि और ज्यादा बड़ा करें, राइट। फिर ये आईटी नादरा वगैरह जो है, इसकी इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना, सारे डेटा को जो है वो कोऑर्डिनेट करके उसको यूज करना, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि जी ये सारे बोर्ड जो बने हैं उसके अंदर होगा। अरे भाई कैसे होगा, इतनी ब्यूरोक्रेसी में नहीं होगा, इतनी टेक्निकल चीज चीज कैसे हो सकती है? आपको एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। सो टू कंक्लूड माय आर्ग्यूमेंट, माय पॉइंट इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम डे वन। नंबर वन ये है कि आपको एक नया इदारा बनाना पड़ेगा जो कि एफिशिएंट और प्रोफेशनल हो, और जो सही। कि टैक्स पेयर्स को इज्जत के साथ डील करे, एक बात। दूसरा, कि आपको जो टैक्स पेयर और टैक्स लेने वाला जो है उसके दरमियान जो कनेक्शन है इसको खत्म करना पड़ेगा। ये फेसलेस होना पड़ेगा आपके टैक्स मैन को, और द टैक्स मैन मस्ट नॉट नो कि वो किस टैक्स पेयर से डील करे। सो आपको ये, और सारी दुनिया में होता है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो नहीं हो सकती। अब इन चीजों के ऊपर तो शबरजाई साहब बात नहीं करते, और वो जाके वो जी गवर्नमेंट जो दैट्स व्हाई आई फेल्ट अ लिटिल काइंड ऑफ बैड कि भाई ये क्या, जो गवर्नमेंट करती है उसकी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब खुद को मौका मिला था तो वो तो छोड़ के भाग गए थे। सही। बिल्कुल सही। तो आप बाहर निकल के तो बढ़ के मारना बड़ी बात है, फिर आप अंदर जाके इसको चेंज करते ना। तो सो स्लाइटली डिसअपॉइंटेड एट। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो आपने सही वो जिसे कहते हैं पोस्टमार्टम किया है उनकी ये बातें जो है। लेकिन मेरा ख्याल से ये जरूरी है। वो लोग जो कि पब्लिक जो है पोजीशंस में रहे हैं या रहना चाहते हैं, तो फिर उनको जो उनके व्यूज हैं और उनकी जो अप्रोच है इस्लाहात की तरफ, उसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए। बहरहाल हारून साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। हमारे शो का वक्त खत्म हो गया नाजरीन। जरूर इसको वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही खुदा हाफिज।